प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी कंप्लीट किया अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। आइए अभी मैंने कहा कि आगे चलते हैं अपन। तो ये अब उसी का हिस्सा आप मान लीजिए। ये एक्चुअली सिलेबस में आपके अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग जगहों पर जनजातियां अलग लिखा हुआ है और जनजातीय व्यक्तित्व अलग लिखे हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक जगह पर रखा है क्योंकि एक जैसे ही हैं वो जनजातियां और जनजातीय व्यक्तित्व, राइट। तो हम एक जगह पर लिखते हैं और एक जगह इनको पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। जनजातीय व्यक्तित्व से क्या मतलब है? तो जनजातियां जो हमने देखी हैं, भिन्न भिन्न जातियां, केवल ऐसा मत समझ लेना कि ये जनजातियां मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल व्यक्ति को ही हमें यहां देखना है। एक्चुअली इसका मीनिंग है जो पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग का मतलब जो वंचित वर्ग है, कहीं ना कहीं ऐसी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ी हैं, जो कि कहीं ना कहीं छुआछूत से पीड़ित हैं, जो कि कहीं ना कहीं सिंपली अपन सोचें यदि तो पिछड़ी मानी जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं निम्न वर्ण की जाती है ना। ये समझकर चलना है आपको, क्योंकि अवंतीबाई की मैं बात करूंगा अभी। अवंतीबाई लोधी समुदाय से आती हैं, लोधी ओबीसी में शामिल होते हैं, है ना। और कुछ जातियां होंगी जो कहीं ना एससी में आएंगी और एसटी में आएंगी। तो एसटी वालों को तो पढ़ना ही है, एससी और ओबीसी में भी जो जातियां हैं उनको भी थोड़ा बहुत देखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। ये एक सूची है, इस सूची को आप पहले देख लीजिए क्या क्या इसमें शामिल है, किनको किनको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नाम है आपका रानी अवंतीबाई का। ये ऊपर के जो रेड आपको दिख रहे होंगे, है ना, लाल अक्षरों में नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, यह लाल अक्षर के नाम क्या संदर्भित करते हैं? यह आपको बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं, है ना। ये सबके सब रानी दुर्गावती थोड़ा सा आप मान लीजिए, और संग्राम सिंह, ये आपके और पीछे के इतिहास से इनको समझिए। लेकिन बाकी नाम देखिए आप, शंकर शाह हैं, रघुनाथ शाह हैं, टंट्या भील हैं, गंजन सिंह कोरकू हैं, बिरसा गोंड है, झलकारी बाई, गिरधारी बाई, बादल भोई, भीमा नायक, खाज्या नायक, रघुनाथ सिंह मंडलोई, ये सब कहीं ना कहीं आपके स्वतंत्रता आंदोलन से ही रिलेटेड है। 1857 से जो शुरू हुआ क्रांति, उसके बाद भी अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है, तो इनको जानेंगे। देन कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व हैं आपके प्रदेश के, जिन्होंने काफी कुछ नाम हासिल किया है अपने देश में। बहुत बड़ा नाम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बी आर अम्बेडकर का है, उनकी चर्चा करेंगे। कांतीलाल भूरिया हैं, दिलीप सिंह भूरिया हैं, जमुना देवी हैं, राजा नरेश चंद्र हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, भूरीबाई हैं। एक्चुअली ये ऊपर वाले नाम जो आपको ब्लू दिख रहे होंगे, ये कैसे हैं? आपके राजनैतिक हैं। नीचे वाले कुछ नाम पेमा फाल्या, जनगढ़ सिंह श्याम, भूरीबाई, ये कहीं ना कहीं लोक कलाकार हैं, ठीक। तो ये बातें स्पष्ट हो रही होंगी। आइए एक एक कर ऊपर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे राजनीतिक से होते हुए अपन लोक कलाकारों तक आएंगे। जो स्पेस खाली लग रहे हैं आपको, ये बॉक्स, आप यहाँ पर और भी कोई आपको लगे महत्व का जनजातीय व्यक्तित्व तो आप उनको शामिल कर सकते हैं। यहाँ कोई लोक कलाकार आपको लगे तो उनको शामिल कर सकते हैं और आप उनका भी अध्ययन स्वयं से कर सकते हैं। पर जितनी चीजें हो सकती हैं आइए मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ बढ़िया तथ्यों के साथ, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। 16 अगस्त 1831 ईस्वी को रानी अवंतीबाई का जन्म होता है। इतनी महत्वपूर्ण तिथि ये नहीं है जितनी ये है। 20 मार्च 1858 ये इनका बलिदान की तिथि है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये देखो 2-3 बातें इनके बारे में याद रखना है। यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो कौन सा मतलब आपका जो आंदोलन था उसमें ये शामिल हुई, है ना, और क्या उनकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि, आसपास अगल बगल की चीजें, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, कहाँ के थे ये देखना पड़ता है। तो इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी उसमें भागीदारी अपनी निभाई थी। और ये कहाँ की थी? तो ये लिखा हुआ है आपका रामगढ़ की थी। रामगढ़ की रानी थी आपकी अवंतीबाई, और ये 1857 की क्रांति में शामिल हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया, और ये प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये उस क्रांति में पहली शहीद महिला थी। जो बड़े नाम है ना, छोटे मोटे कुछ हुए होंगे ऐसा इतिहास में जिनका नाम दर्ज नहीं है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पर इंपॉर्टेंट लोगों में ये पहली महिला शहीद है, ये तथ्य है, पूछा जाता है आपसे, राइट। आगे बढ़े अब। तो 2-3 बातें हमने इस लाइन में ही देख ली। रामगढ़ कहाँ आता है कभी पूछा जाए तो डिंडोरी उत्तर लगाना है। कहाँ आता है रामगढ़? डिंडोरी जिले में अमरगढ़ नामक एक जगह है, वहां पर वर्तमान में जो आता है आपका रामगढ़ वो है। पहले मंडला जिला ही था,
लेकिन 1998 में डिंडोरी क्या हो चुका है, आपका अलग हो चुका है मंडला से, और अब रामगढ़ कहाँ आता है, डिंडोरी में। एक रामनगर रियासत भी आपने सुनी होगी, रामनगर गोंड वंश की जो राजधानी थी वो थी रामनगर, और वो थी आपके मंडला में, राइट। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना अलग करके। कुछ निजी जानकारियां देख लें रानी अवंतीबाई की। तो इनका जन्म जो ग्राम मनकेड़ी है सिवनी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राव जुझार सिंह था। इन्होंने विवाह किया, ये भी जागीरदार थे। इन्होंने लक्ष्मण सिंह के पुत्र जो कि आपके रामगढ़ रियासत के जागीरदार थे, तो लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमजीत सिंह से क्या किया, इन्होंने अपनी बेटी अवंतीबाई का विवाह कर दिया। इनके दो पुत्र भी हुए जिनका नाम अमान सिंह था और शेर सिंह था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो देवहारगढ़ में हुई। तो कुछ एक बिल्कुल कॉमन जानकारी के तौर पर ये देख लिया। यहाँ एक फैक्ट एक्स्ट्रा अनावश्यक लिखा हुआ है, हालांकि वो आगे है। गिरधारी बाई पूछा जाता है कि किसकी सहायिका थी, तो रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, युद्ध में लड़ते हुए ये भी मारी गई, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। हालांकि हम गिरधारी बाई को अलग से देखेंगे अभी। रानी अवंतीबाई की एक निजी जानकारी थी जिसको आपने देखा। अब इसी जानकारी के तहत हम क्या देख लें, इनकी कहानी सुन लें, जो और तथ्य आ सकते हैं वो सुन लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, कैसे इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। संक्षिप्त में मैं निचोड़ सुना देता हूं क्योंकि पीछे भी मैं ये सुना चुका हूं आपको। हुआ क्या था, इनका जो राज्य था रामगढ़, इनसे विवाह होता है विक्रमजीत सिंह से। 51 से लेकर 55 तक क्या हुआ, ये शासक रहे, लेकिन आगे चल के क्या हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। विक्षिप्त का मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है वहां के शासक के, तो ये तो इंतजार में ही थे कि कब हम इस राज्य को हड़प लें। कोर्ट ऑफ वार्ड कहते हैं इस चीज को। तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड की प्रक्रिया चालू की, क्योंकि शासक क्या थे, विक्षिप्त थे। सामान्य रूप से क्या था कि जो अल्पवयस्क पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी घोषित करके रानी जो अवंतीबाई थी उनको शासन करने देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया ऐसा। अपनी कूटनीति चलते हुए उन्होंने इस रियासत में 2 तहसीलदारों की नियुक्ति कर दी। अब हुआ क्या, 1857 की क्रांति इसी टाइम पे घटित होने लगी। रानी अवंतीबाई को अवसर मिला। रानी अवंतीबाई ने उन तहसीलदारों को मार भगाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेज जब फुर्सत हुए तो रामगढ़ की ओर उनका ध्यान गया। अंग्रेजों में एक आपको अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखना होगा जिसका नाम था वार्डन। क्या नाम था, वार्डन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, और इसने रानी अवंतीबाई के साथ युद्ध लड़ा। शुरुआत में तो रानी अवंतीबाई ने इसको परेशान किया और कई युद्धों में हराया भी, लेकिन आगे चल के अंग्रेजों से तो थोड़ा जीतना मुश्किल था। छोटी रियासत थी इनकी, सैनिक भी कम थे। देवहारगढ़ के जंगल में इन्होंने मोर्चा लगाया हुआ था। चारों ओर से अंग्रेजों ने इनको घेर लिया, और जब इनको घेर लिया तो रानी ने अपनी मृत्यु नजदीक जानकर अपनी छाती पर कटार भोंककर बलिदान को प्राप्त हुई। तो ये संक्षिप्त एक निचोड़ था आपके रानी अवंतीबाई के इतिहास का। सारी तथ्यात्मक जानकारी इसी स्लाइड में आपकी ऐड है, और जब आपको PDF मिल जाएगी तो जो मैंने कहानी आपको सुनाई है वो कहानी आपको लिखित में मिल जाएगी आगे। ये रानी अवंतीबाई की एक चित्र है ना, वास्तविक फोटो तो कहीं मिलती नहीं है, बस ऐसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रानी अवंतीबाई को 2001 में सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, यह भी आप याद रख सकते हैं। ये प्रतिमा बनी हुई है जहां पर आपकी रानी अवंतीबाई की समाधि बनी हुई है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहां है, तो यह याद रखेंगे आप लोग, डिंडोरी के शाहपुर तहसील के बालग्राम नामक स्थान पर। कहां पर है, बालग्राम नामक स्थान पर। तो ये डिंडोरी में इनकी समाधि है। रीवा राज्य की सहायता से अंग्रेजों ने ये जो रानी को पराजित किया था उनको किया, ये तथ्य है, याद रखना। इनकी सहायिका का नाम गिरधारी बाई था, और गिरधारी बाई ने भी वही किया जो रानी अवंतीबाई ने किया था, है ना, कटार भोंककर आत्म बलिदान को प्राप्त हुई। गिरधारी बाई भी जनजातीय व्यक्तित्व ही थी। तो अब कुछ तथ्य इनमें बहुत विशेष बचते नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अवंतीबाई की सहायिका थी और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। इनकी समाधि एक अलग फैक्ट हो सकता है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि तो बनी है कहां पर, आपके डिंडोरी में, लेकिन इनकी समाधि बनी है मंडला में, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। झलकारी बाई एक महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व ये भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई को मैंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जब पढ़ा रहा था, 1857 की क्रांति पढ़ाई है, वहां पर भी बृहद रूप से पढ़ाया है उनको, तो उनको जानने की अब जरूरत नहीं है। यहां पर जानना है हमें झलकारी बाई को। हालांकि वो कहानी कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, तो कम से कम शब्दों में उसको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। तो झलकारी बाई, गिरधारी बाई की देखो जानकारी नहीं मिलती है ना। आप कहेंगे कि झलकारी बाई के बारे में सर इतना सारा लिख रखे हैं,
गिरधारी बाई के बारे में 3 तथ्य के साथ निपटा दिया। क्योंकि देखो इतिहासकारों की ये बात है, इतिहासकार जिस पर ज्यादा रिसर्च करते हैं उसकी जानकारी ज्यादा आ जाती है, जिस पर नहीं करते हैं उसकी जानकारी नहीं आती है। और कहीं ना कहीं योगदान के आधार पर रिसर्च की जाती है, तो जिनका ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हुआ उन पर रिसर्च ज्यादा की जाती है, जिनका कम योगदान हुआ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री में पीछे रह जाते हैं। तो जब इनका महत्व पता चला कि कितना ज्यादा योगदान दिया है इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ, तो इन पर शोध शुरू हुई और फिर इनकी जन्मतिथि वगैरह निकलना शुरू हुई, इनके पिता, इनके माता, सबका नाम खुलना शुरू हुआ धीरे धीरे, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उस टाइम के दस्तावेज वगैरह। तो झलकारी बाई की बात करें, इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1830 ईस्वी को। भोजला नामक गांव है एक, जो कि झांसी जिले के अंतर्गत आता है, राइट। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की थी, लेकिन उनका संबंध ग्वालियर से भी है। कैसे है संक्षिप्त में बताऊंगा, अभी धैर्य रखिए। कोरी समाज से, जो कि एक अनुसूचित जाति है, कोरी समाज से संबंधित है, यह याद रखें। इनकी जो मृत्यु हुई है वह 4 अप्रैल 1858 को हुई। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलिदान आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि बलिदान, इनका बलिदान कब हुआ था, ऐसी डेट कभी पूछी जाए तो इनकी डेट याद रखना। ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे है? क्योंकि जब मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा रहा था तब भी ये तिथि आई थी हमारी। क्या था? देखो कहानी संक्षिप्त में बताता हूं। जो झांसी है, झांसी का किला है, गंगाधर राव वहां के राजा थे। रानी लक्ष्मीबाई के उनसे विवाह होता है। रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के पश्चात उनको एक पुत्र होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई एक गोद लेते हैं पुत्र को, जो जिसका नाम था आपका दामोदर राव। आगे चलकर गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। उनका पुत्र गोद लिया हुआ था, जो कि अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी उसके विरुद्ध था। मतलब कोई वैध उत्तराधिकारी उनका नहीं था, खुद की संतान नहीं थी। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और उनके राज्य को हड़प लिया 1856 में। लेकिन है ना, अब पति की भी मृत्यु हो गई, पुत्र की भी मृत्यु होगी, बची रानी। रानी को पेंशन पर रानी महल, वहीं झांसी के किले में रानी महल है, वहां पर रहने पर मजबूर कर दिया गया और जो किला था उस पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो अब क्या हुआ, 56 में तो कब्जा कर लिया हड़प नीति के तहत झांसी को। लेकिन 1857 में शुरू हो जाती है क्रांति, और क्रांति को देखकर, मतलब उस क्षेत्र में जब क्रांति फैली तो रानी लक्ष्मीबाई ने उसका लाभ उठाना चाहा और अपने सैनिकों के साथ किले पर आक्रमण कर दिया और किले को जीत लिया। छुटपुट सैनिक थे वहां पर अंग्रेजों के, तो उनसे छुड़ा लिया झांसी का किला और उस झांसी के किले पर राज करना शुरू किया। कुछ समय तक राज किया, एक मजबूत सेना और एक बड़ी सेना तैयार की। और जब इस बात का पता चलता है अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज ने जनरल ह्यूरोज को क्या है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने झांसी के किलों को घेरा और आक्रमण करता रहा, जीत नहीं पा रहा था। झांसी का किला भी अभेद्य था, जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक जो अपना उन्हीं के परिवार का, रानी लक्ष्मीबाई के परिवार का ही व्यक्ति था जो स्वयं शासक बनना चाहता था, उसने झांसी के किले के पीछे के दरवाजे को खोल दिया, जहां से अंग्रेज सैनिक किले के भीतर आ गए। अब जब सैनिक इंटर हो गए तो कहीं ना कहीं एक लूप होल मिल गया और रानी की पराजय होना शुरू हो गई। 4 अप्रैल की ये बातें हो रही है ना, 4 अप्रैल की सारी घटनाएं हैं। झांसी का युद्ध कब हुआ? 4 अप्रैल को। तो इसी युद्ध में अब जब रानी हार रही थी तो उन्होंने देखा कि इस हार से अच्छा है मैं मृत्यु को प्राप्त करूं, उससे अच्छा है कि कहीं और जाकर क्या करूं, मैं कुछ और सेना एकत्र करूं, हेल्प मांगूं और इस क्रांति को आगे बढ़ाऊं। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या है, अपने पुत्र दामोदर राव को लेकर कालपी की ओर निकल जाती हैं, जहां पर उनकी मुलाकात तात्या टोपे से होती है। और यहां पर हुआ क्या, यहां पर जो झलकारी बाई थी, अब रानी लक्ष्मीबाई चली गई क्योंकि वो पीछा करते तो अंग्रेजों के पास ज्यादा बड़े संसाधन थे और अकेला पाकर रानी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते। तो झलकारी बाई जो थी ये कहीं ना कहीं आपके रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। रानी लक्ष्मीबाई के वस्त्र पहने, रानी का वेश धारण किया और अंग्रेजों से लड़ती रही। और अंग्रेजों को लग रहा था कि रानी ही है। और हीरोज ने जब उनको पकड़ा, पूछा कि क्या होना चाहिए आपके साथ, उन्होंने कहा कि फांसी दो और तुम्हारी क्या औकात है ना, मृत्यु दो मुझको। तो उसकी वीरता देखकर, झलकारी बाई की वीरता देखकर वो भी मतलब एकदम गदगद हो गया कि ऐसी भारत में 1% भी नारी हो जाए ना तो अंग्रेज का यहाँ टिक पाना मुश्किल है ना। ऐसी बातें कुछ हीरोज ने कही। तो ऐसी थी अपनी झलकारी बाई। 4 अप्रैल को वहीं क्या हुआ, मतलब ये तो कहानी थी, उनको मृत्यु प्राप्त हुई। 4 अप्रैल 1858 को क्या हुआ, वो बलिदान हो गई और रानी कालपी पहुंच गई। कालपी के बाद कहानी, रानी वहीं से ग्वालियर जाती हैं, ग्वालियर पर कब्जा कर लेती हैं। ठीक, हीरोज ग्वालियर भी पहुंच जाता है, वहां युद्ध होता है, रानी हार जाती है, वो भी बलिदान को प्राप्त होती है। आगे की कहानी निचोड़ था क्योंकि वो पीछे सुना चुका हूं। हम पढ़ रहे हैं झलकारी बाई, इसलिए झलकारी बाई तक आपको सुना दिया।
झलकारी बाई की मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम सबोदर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। माता की मृत्यु भी बचपन में हो जाती है। अब देखो, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में, इंपॉर्टेंट है ये बात, दुर्गा दल की सेनापति थी। तो एक महिला टुकड़ी बना रखी थी रानी लक्ष्मीबाई ने। वही जब किले पर कब्जा कर लिया था तो उस टाइम पर वो सेना का गठन कर रही थी। 14,000 की सेना उन्होंने एकत्र कर ली थी। उसमें एक दल था स्त्रियों का और उसकी सेनापति थी आपकी झलकारी बाई। ये याद रखना है आपको। ये महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, ये तो अलग से पूछा ही जा सकता है। और कैसे उन्होंने मारा ये जानकारी यहां लिखी है। समाधि इनकी कहां बनी है? ग्वालियर में। ज्यादातर लोगों की समाधि जहां उनकी मृत्यु होती है वहीं बनाई जाती है, लेकिन इनकी समाधि कहां बनी है? इनकी समाधि जहां लक्ष्मीबाई की समाधि है वहां बनी। लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और इनकी झांसी में हुई थी, लेकिन इनकी समाधि कहां है? ग्वालियर में ही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है? ग्वालियर में। समाधि, संग्रहालय, मकबरे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। पिछले लेक्चर्स आपको देखना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये बात थी किसकी प्यारे बच्चों? झलकारी बाई की। किसकी बात थी? झलकारी बाई की। हमने 2 व्यक्तित्व देख लिए, 3 एक्चुअली देख लिए, अवंती बाई, गिरधारी बाई और झलकारी बाई। आगे बढ़े, अगले व्यक्तित्व की ओर चले। उसके पूर्व ये तस्वीर से कुछ अंदाजा लगाइए कि कैसी महान वीरांगना रही होंगी ये। इनके भी सम्मान में भारत सरकार ने 2001 में क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। क्या जारी किया था? डाक टिकट। इंपॉर्टेंट है ये, भारत सरकार देखो ध्यान दे रही है, क्योंकि इतिहास में कहीं दबे थे ना, तो इनके योगदान को उठाने के लिए डाक टिकट में स्थान देना, सिक्के जारी करना इनके सम्मान में, ये सब काम सरकार के होते हैं, करना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए इनके बलिदान दिवस पर समारोहों का आयोजन करना, ये सब कुछ किया जाना चाहिए, होता भी है। अब धीरे धीरे जनजातीय जो व्यक्तित्व हैं उन पर भी चीजें हैं। इनका महत्व और इस बात से लीजिए कि इनको डिटेल में क्यों हम देख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त है ना, ये एक महान साहित्यकार रहे। आकर रण में ललकारी थी वह झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही वह भारत की सन्नारी थी। ये बात आपके किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, इन्हीं के स्तर के लेखक हैं। वो तो एक जन को मैंने शामिल किया है, तो इतने सारे लोगों ने इन पर क्या दे रखी है? जानकारियां लिख रखी है, इनकी जीवनी लिखी जा चुकी है। तो जानकारी क्यों महत्व? क्योंकि इनका रोल महत्वपूर्ण था ना, योगदान महत्वपूर्ण था, इसलिए इन पर जीवनी भी लिखी गई, इन पर रिसर्च की गई और जानकारी ज्यादा मिलती है, मतलब प्रश्न बनना है। राइट, चलो। टंट्या भील, आइए एक और महान नायक, जन नायक टंट्या भील की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गढ़ कहलाता है भंवर कुआं चौराहा, तो उसका नाम चेंज कर दिया है टंट्या भील चौराहा के नाम से। ठीक, तो ये बात है, याद रखना है। देखो इनकी डेट वेट बहुत कुछ फिक्स है नहीं कि 26 जनवरी को ही पैदा हुए थे। पहले पैदा होते ही महान थोड़ी हो गए थे, महान तो बाद में हुए। तो या के हमारे इतिहासकार, जो शुरुआती इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने इनका महत्व ही नहीं देखा। उनको समझ में नहीं आया कि जनजाति लोग भी कितना सारा रोल जो है तो इन्होंने निभाया है अंग्रेजों को परेशान करने में। तो कुछ रिसर्च हुई नहीं शुरुआत में। अब जो हो रही है तो धीरे धीरे इनकी जन्म तिथियां, इनका गांव है ना, ये हालांकि बहुत विवादित चीज हो जाती है। आज मुझसे कोई मेरी जन्म तिथि पूछे, मुझे नहीं पता है, तो तब सोचो 19वीं शताब्दी में ये जन्म तिथियां याद रखेंगे। आज जो उच्च वर्ग कहलाता है अपने आप में, वो अपने बच्चों की जन्म तिथियां, हालांकि अब स्कूली व्यवस्था ऐसी है कि अब सबका, नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें सबकी एक्यूरेट डेट है, टाइम तक सबको याद है। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आप समझिए, आपकी पीढ़ी तक आप समझिए, ज्यादातर लोगों की डेट वेट नहीं है ना। हमारे माता पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी तो आप कह सकते हैं कि उनको डेट याद होगी, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव से रिलेटेड हैं, उनको नहीं याद रहती। नाग पंचमी के चौथे दिन, दिवाली के तीसरे दिन ऐसे याद रहता था, है ना, जो आपका परंपरागत पद्धति थी, ऐसे जन्मतिथियां याद रखती थी। तो इनकी मिलती नहीं है, पर फिर भी जो रिसर्च हुई है उनके अनुसार मैं आपको दे पा रहा हूं। 26 जनवरी 1842 को जन्म हुआ, 4 दिसंबर 1879 को मृत्यु, ये डेट मिलती है। बलिदान, क्योंकि अब रोल महत्वपूर्ण हो गया, अंग्रेजों से लोहा लिया, तो अंग्रेजों के दस्तावेजों में एग्जैक्टली मिलता है कब फांसी दी गई इनको, तो ये डेट तो मिलती है, लेकिन जन्म की तिथियां नहीं मिलती। तो 4 दिसंबर 1879 को इनको फांसी दी गई थी, ये डेट याद है। इनका जन्म हुआ था 1842 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़, मध्य प्रांत मतलब सीपी एवं बरार, जिसकी राजधानी
नागपुर हुआ करती थी, तो उसके पूर्वी निमाड़ जिले में, जिसका नाम है आज खंडवा, इसके पंधाना तहसील में, देख लेना वहां पर नक्शे में बोल्ड में पंधाना तहसील दिख जाएगी, बड़ाड़ा जिला में, बड़ाड़ा गांव में जो है तो इनका जन्म हुआ था। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा जो 2020 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था। एक ऑप्शन था, पहला ऑप्शन टंटिया, दूसरा था कुछ और, तीसरा था कुछ और, चौथा था टुंड्रा। पीएससी ने माना है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही है ना। तो इनका नाम टांटिया भी था, इनका नाम टुंड्रा भी था। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? टुंड्रा। टांटिया तो आप सब जानते ही हैं, ये टांटिया, टंटिया मामा है ना, सब जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? टुंड्रा। टंट्या भील स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के क्या थे? सदस्य थे टंट्या भील। तो ये इतना याद रखना है। मालवा और निमाड़ अंचल के लोकनायक टंट्या भील वर्ष 1878 से 1879 में ब्रिटिश भारत में जो था, उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चमा रखे थे। कैसे? देखो कहीं कहीं मिलता है इनके बारे में। 1857 की क्रांति में इन्होंने कहां से मतलब नेतृत्व किया। इनका डेट देख लो एक बार, ये 15 साल के रहे हैं तब, बहुत कुछ नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत कर दिया होगा। तो याद रखना हो तो आप कर सकते, खरगोन से किया था इन्होंने नेतृत्व 1857 क्रांति का। लेकिन इनका नाम 1857 की क्रांति से बिल्कुल नहीं है, किताबों में लिखा है, आप याद करना, क्योंकि प्रश्न वहीं से आ जाते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा उतना। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये जो व्यक्ति थे, ये 1878 से 1879 के बीच में अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। अंग्रेजों को कैसे? क्योंकि अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, सेठ साहूकार थे, जमींदार थे, इन्हीं लोगों को अपना काम सौंप रखा था अंग्रेजों ने कि इनसे कर वसूल करना है, इनको ये अधिकार देना है, ये नहीं देना है। तो इनसे क्या करते थे, ये लूटपाट कर लेते थे। तो ये अब अंग्रेजों का दायित्व था कि इनकी सुरक्षा किया जाए। तो अंग्रेजों पर एक प्रकार से सीधा प्रहार होता था इनको लूटना। वो धन लूट कर ये लोग किस पे बांट देते थे? गरीबों पे बांट देते थे। ये काम एक अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर सी था, रॉबिन हुड नाम का एक व्यक्ति, जो बड़े आदमियों को लूटा करता था और गरीबों पर वो धन बांट दिया करता था। तो ऐसा व्यक्ति जो है आपको कहां मिलता है? आपके ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में कह दीजिए या ब्रिटेन में कह दीजिए, है ना, रॉबिन हुड नाम का। तो इसके कारण इनको जो है तो आपके एक उपमा दी गई थी, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, या के इंडियन रॉबिन हुड। ठीक, तो ये जो 1878 से 1889 तक जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, तब तक ये लूटपाट करते रहे बड़े बड़े साहूकारों से, सेठों से, और वो धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। ऐसा काम रॉबिन हुड करता था, इसलिए इनको इंडियन रॉबिन। हल्के फुल्के लोगों ने नहीं कहा, ये कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक पत्रिका है, आज भी चल रही है, ये अमेरिका में खबर छपी थी जब ये पकड़े गए थे। मजाक की बात है, भारत में नहीं, अमेरिका में खबर छपी थी कि टंट्या भील पकड़े गए। तो बहुत महान व्यक्तित्व है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? टंट्या भील को। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? टंट्या भील का वास्तविक नाम टुंड्रा है, टांटिया है। इसके अलावा टंट्या भील का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को 1889 को मृत्यु हुई थी, यह याद रखना है। टंट्या भील को अंग्रेजों ने पकड़ा, मुकदमा कहां चलाया? टंट्या भील कहां के थे? निमाड़ क्षेत्र के, खंडवा के थे। लेकिन इनको पकड़कर यहां से, इनके पास अंग्रेजों का जो केंद्र था वो इंदौर था, इंदौर में मुकदमा चलाना चाहिए था, लेकिन इनको पता था कि इंदौर में मुकदमा चला तो यहां विद्रोह हो जाएगा, इनको जबलपुर ले गया गया था। इंपॉर्टेंट है ये बात, इन पर मुकदमा कहां चला था? जबलपुर में चला था, ये बात। फिर पकड़कर वहां फांसी दे दी गई 4 दिसंबर को, और फांसी देकर वापस यहीं इंदौर में क्या कर दिया गया? इनको फेंक दिया गया। कहां पर? पाताल पानी में। कहां फेंका गया था? पाताल पानी में। पाताल पानी एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, महू के आसपास है ये। ठीक, इंदौर जो शहर है केंद्र, उससे 30 किलोमीटर दूर आपका पाताल पानी है। वहां घाटियों में, पहाड़ियों के पास इनको फेंक दिया गया था। जब इनकी लाश मिली तो क्या किया गया? जब इनकी लाश मिली तो फिर लोगों ने इनका महत्व समझा, वहां के लोगों ने जाना, उनको जो अंतिम संस्कार होता है वो सब किया। बाद में प्रदेश सरकार ने वहां पर इनकी एक प्रतिमा लगाई और वहां पर उनकी समाधि बनाई। तो पाताल पानी में इनकी समाधि है, ये प्रश्न आए कभी तो ध्यान रखना है। इनको टंट्या मामा भी कहा जाता था क्योंकि भील जनजाति से संबंधित थे, और भीलों में मामा का जो संबोधन है वो प्रिय होता है, तो इनको टंट्या मामा कहा जाता था। ये बात थी टंट्या भील की, याद रहेगा। इतने सारे तथ्य थे,
बहुत महान व्यक्तित्व थे, दिखने में बहुत हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं थे, दिखने में सामान्य से एकदम सीधे साधे पतली दुबली हड्डी के सामान्य व्यक्ति थे, आप ऐसे ही दिखते थे। ये आप आप चित्र से समझ सकते हैं इनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगले व्यक्तित्व की, टंट्या भील जैसी ही इनकी भी कहानी है, लगभग सेम, बस फैक्ट्स चेंज होंगे। आइए देख लेते हैं क्या है। भीमा नायक की हम चर्चा करने वाले हैं, इनके ही आपके साले साहब थे खाज्या नायक, है ना, उनकी भी आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन लगभग साथ में ही काम किया, इसलिए और देख लेते हैं। तो भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ? बड़वानी में, ये याद रखना है। टांट्या भील का जन्म हुआ था खंडवा में। 1840 ईस्वी में यह जन्म हुआ था, ये डेट याद रखना। और इसके अलावा ये काम क्या करते थे, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सेम वही बात जैसे कि टंट्या भील में भी फेमस है कि 1857 की क्रांति की, तो ये प्रश्न आए हुए हैं इसलिए शामिल हैं। 1857 में इनकी भी तब उम्र कितनी, 15-17 साल रही होगी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इनका केंद्र पूछा जाता था कहां से नेतृत्व किया, तो एक मंडलेश्वर और दूसरा है खरगोन, है ना। तो ये अब आपको ऐसा ही याद रखना है। आयु कम है, या तो ये डेटा गलत है आपका, इनकी डेट जन्मतिथि, है ना, या कि ये गलत है। तो ये तो एग्जाम में पूछा गया और माना गया है, तो इसको अपन मानकर चलेंगे, ये होगा जो होगा अपन देख लेंगे, ठीक। चलिए, ये बात थी कि सेंधवा, सेंधवा कहाँ है? बड़वानी में है ना, और महेश्वर के बगल में आपका मंडलेश्वर आता है। तो यहां से इन्होंने 1857 की क्रांति का क्या है, नेतृत्व किया था, मतलब अंग्रेजों को कहीं ना कहीं परेशान किया होगा, राइट। आगे बढ़े तो तात्या टोपे की हेल्प करने वाले निमाड़ के कौन से क्रांतिकारी थे, ऐसा पूछा जाएगा। तो एक बार तात्या टोपे, ये वही 1857 की क्रांति का काल था, उस टाइम पर क्या हुआ था, आपके तात्या टोपे ग्वालियर में युद्ध हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई बलिदान को प्राप्त हुई थी। तो उसके बाद तात्या टोपे जो है दक्षिण की तरफ आ गए थे मध्य प्रदेश के, और शिवपुरी होते हुए और नीचे आते आते नर्मदा तक पहुंच गए थे, उनको और दक्षिण जाना था, महाराष्ट्र साइड। तो इनको नर्मदा नदी पार कराने में हेल्प की थी आपके किसने, ये भीमा नायक साहब ने, इतना याद रखना। और इनको बाद में क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो 1857 की क्रांति में तो योगदान था ही, बाद में बाकी जो टांट्या भील का काम था, जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकारों जो कि इनको ऋण में फंसा देते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उनको लूटना पाटना, उनको लूट पाट कर जो धन होता था वो गरीबों में बांट देते थे। टंट्या भील जैसा ही काम था। टंट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, इनको कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड, ये बात याद रहेगी। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो टंट्या भील को ही कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको। आइए आगे चलते हैं। इनको कब पकड़ा गया, तो अंग्रेजों को परेशान करने के जुर्म में 1868 ईस्वी में इनको पकड़ लिया जाता है, किसी करीबी ने लालच दे दी थी। ये सब के सब यही कहानी है, सेम। टंट्या भील को भी पकड़वाया था और यहां इनको भी पकड़वाया, अपने ही नहीं थे, अपने लोग। मुकदमा कहां चला, तो उनका जबलपुर में चला था, इनका इंदौर में चला। इनको फांसी की सजा नहीं मिली थी, इनको काला पानी की सजा मिली। सजा तक याद रखना है इनकी, ध्यान रखना, ये सब फैक्ट्स हैं। उनको फांसी मिली थी, इनको काला पानी की सजा मिली थी। ऑप्शन आएगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काला पानी की सजा मिली, तो वो सजा मिली थी आपके भीमा नायक। तो काला पानी की सजा मिली। काला पानी की सजा क्या होती थी, तो निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाता था, और वहां पर क्या किया जाता था, निर्जन द्वीप पर ये आपका भोजन की बस व्यवस्था रहती थी, एक्चुअली जेल भी थी वहां पर, तो वहां ये रहते थे, भोजन, बाकी भागने का कोई संभव ही नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, राइट। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में रखे गए थे, और 29 दिसंबर, वो टंट्या भील आपके 4 दिसंबर को, और ये 29 दिसंबर को 1876 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये डेट सहित याद रखना है। तो ये कुछ बातें थी आपकी प्यारे बच्चों भीमा नायक की। इन्हीं के ही साथ में ये जो काम कर रहे थे ना, लूटपाट का काम करना, सेठ साहूकारों को परेशान करना, धन बांटने का काम, इनके साले साहब खाज्या नायक थे, इनके साथ में ही रहते थे। तो सेम कहानी खाज्या नायक की भी है, बस उनके स्थानों को देख लेते हैं। आइए, ये कहीं ना कहीं टंट्या भील का भी मंदिर बना हुआ है पंढाना में, आप ये याद रखिएगा। उसके अलावा भीमा नायक का भी धावाग्राम में मंदिर बना हुआ है। बिरसा मुंडा जो है वो भी, मतलब ये जो इतने महान कार्य करते थे ना जनजाति व्यक्तित्व, तो उनके साथ वाले या उनके आसपास के लोग इनको भगवान के रूप में पूजने लगते थे। तो आज वर्तमान में वही लोगों ने क्या किया, इनके मंदिर भी बना रखे हैं। तो जहां एक्चुअली इनका जन्म हुआ था वहीं इनके मंदिर हैं। कभी पूछा जाए टंट्या भील का मंदिर कहाँ है, तो पंढाना में।
कभी पूछा जाए कि आपका भीमा नायक का मंदिर कहाँ है, तो धावा ग्राम आपके बड़वानी में। इस तरह से इनके मंदिर भी मिलते हैं। ये एक मंदिर की ही तस्वीर है। बात करें खाज्या नायक की, तो खाज्या नायक तो भीमा नायक के साथ ही मिलकर अंग्रेजों को नाके चने चबा रहे थे। तो जन्म याद रखना बस, इनका भी कहां हुआ था, सांगली ग्राम में, मतलब जिला वही है लेकिन ग्राम क्या है अलग है, सांगली ग्राम बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे पहले क्या थे, सेना में थे या पुलिस में थे, अंग्रेजों में ही। उनकी मृत्यु के बाद वही पद इनको मिल गया। इनको रखवाली के लिए रख दिया गया था सेंधवा मार्ग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक मार्ग है, NH3 वहीं से गुजरता है। तो उस मार्ग की रखवाली के लिए कि जो व्यापारी वगैरह हो, लुटेरे वुटेरे जो लूटते हैं, उसको तुमको ध्यान में रखना है। इन्होंने काम किया। एक बार किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी को परेशान किया, तो उस लुटेरे पर टूट पड़े आपके कौन, खाज्या नायक, और लड़ाई लड़ाई में ही उमर गया बेचारा। अंग्रेजों ने इन पर मुकदमा चला दिया और इनको 10 वर्ष की सजा हुई कि आपने किसी को मार दिया है। 10 वर्ष की सजा, इनके अच्छे जो व्यवहार था जेल में, उसके कारण इनकी सजा को 5 वर्ष कम कर दिया गया। जब ये छूटे तो अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन 1857 की जब क्रांति होती है, तब पता चलता है कि अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी, तो इनको वापस से भर्ती करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अभी अंग्रेजों की कुटिल चाल को समझ गए और इन्होंने भीमा नायक को ज्वाइन कर लिया, है ना। तो ज्वाइन करने का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि गुड्डू भैया को आपके जौनपुर के वो कौन थे, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, ज्वाइन करा रहे थे। तो गुड्डू भैया कहते हैं कालीन भैया से कि ऊपर से हमको ज्वाइन करा रहे थे और काका काका पढ़वा रहे थे, तो मार दिए। तो इन्होंने किसको ज्वाइन किया, भीमा नायक को ज्वाइन किया, और बस वही सेठ साहूकारों को, अंग्रेजों को लूटने पाटने का काम करते रहे। जो धन मिलता था उससे गरीबों को बांट देते थे और यही काम करते रहते थे। तो इनको कोई रॉबिनहुड का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना है। बस भीमा नायक के सहयोगी थे। 11 अप्रैल 1858 को इनको पकड़ लिया जाता है जेम्स आउटरम के द्वारा। बस अपने ही किसी ने छल किया इनके साथ भी, और इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये संक्षिप्त कहानी थी खाज्या नायक की। तो हमने अभी तक क्या देखा, रानी अवंतीबाई को देखा, हमने देखा आपके गिरधारी बाई को, झलकारी बाई को, टंटिया भील को, भीमा नायक को और खाज्या नायक को। हम किनको पढ़ रहे हैं आपको पता है, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, जनजातीय व्यक्तित्व हैं। आइए, तो ये थे आपके खाज्या नायक। अगले व्यक्तित्व की बात करें तो वो है शंकर शाह या साकिर शाह। तो ये भी एक महान नाम है। किस जाति से थे, तो गोंड, है ना। जो रानी दुर्गावती थी उन्हीं के ही वंशज थे। वंशज मतलब उन्हीं का ही परिवार, यहां से वहां, मतलब सदस्य जो होते हैं ना परिवार में, चाचा भतीजा इतने सारे, तो उनके ही बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऐसे होते होते तो कहीं ना कहीं वंश आपका क्या था, गोंडवंशी था, और रानी दुर्गावती से संबंधित था। और वहीं जो आपका क्षेत्र था, मंडला के आसपास का क्षेत्र था, वहीं छोटी सी रियासत के 2-4 गांव के क्या थे, ये जागीरदार थे। सम्मान अंग्रेज इनको देते नहीं थे, क्योंकि छोटे जागीरदार थे और ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जो लोग चाटुकार होते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ठीक ठाक है सब कुछ। लेकिन जो नहीं करते थे ऐसा, उनके लिए परेशानी। तो अंग्रेज इनको परेशान करते रहते थे। तो अंग्रेजों से परेशान होकर इन्होंने कुछ योजनाएं बना रखी थी कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। इसी टाइम पर रानी अवंतीबाई के साथ भी, मतलब यही आपको 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, युद्ध में मार दिया गया। तो ये सब जो रानी अवंतीबाई के साथ मिलकर, ये क्षेत्र सब वही था, मंडला डिंडोरी वही क्षेत्र था। तो उनके साथ भी बैठ के इनकी होती रहती थी। लेकिन एक्चुअली रानी अवंतीबाई की पहले ही इनकी डेथ हो जाती है ना। तो प्लान तो खूब था कि हमको क्रांति करनी है, लेकिन क्रांति कर नहीं पाए। इनके पास योजनाएं थी जो कि इनके घर में, या कि आप महल कह दें, छोटा सा घर ही था, बहुत बड़ा नहीं था, जागीरदार ही थे, लेकिन आसपास के लोगों से तो बड़ा ही रहा। अंग्रेजों ने इनके साथ कुटिल चाल चलते हुए क्या किया कि एक व्यक्ति को साधु के वेश में क्या कर दिया, इनके पास भेज दिया, है ना। और साधुओं का तो हमारे देश में सम्मान अलग ही स्तर का है भाई साहब। तो उनको इन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। सम्मान होना भी चाहिए, आपको भी सम्मान करना है साधुओं का, है ना। हर साधु एक प्रवृत्ति का नहीं होता है। साधु संतों का देश कहलाता है हमारा भारत, और उस सम्मान को बचाना है हमें और आपको मिलकर, है ना। तो साधु संतों को उटपटांग सी जो वेब सीरीज वगैरह आ जाती हैं, या कि जो मीडिया दिखाता है, थोड़ा सा सत्य को पहचानना है आपको। साधु संतों के देश के नाम से हम जाने जाते थे, हमको वही पहचान अपनी बनानी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस साधु संतों के बिल्कुल ढर्रे पर चलने लगे, उनका ज्ञान सुनिए, है ना। आप संगति कीजिए, सुनिए, समझिए, ईश्वर प्राप्ति की ओर जाइए, लेकिन फिर पैसा लूटना या कि बिल्कुल आप उन पर कुर्बान मत हो जाइए,
है ना। तो बाकी साधु संतों का सम्मान करिए, उनकी बातें सुनिए, समझिए, अपना जीवन सफल बनाइए। तो उन्होंने सारी योजनाएं क्या कर दी, उस संत को साधु के वेश में जो आया था वो सब बता दी। अंग्रेजों का वो आदमी था, अंग्रेजों को पता चला, यहाँ छापा मार दिया गया। वही जो दस्तावेज मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले, उनके आधार पर इन पर मुकदमा चलाया गया। शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह पर वो मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई, और फांसी नहीं दी गई एक्चुअली, इनको तोप के मुंह से उड़ाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को तोप के मुख पर रखकर उड़ा दिया गया। तो वो थे आपके ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आइए तथ्यों की बात करें तो दुर्गावती के वंशज थे, एक तथ्य ये हो गया। वहीं के शासक थे एक निजाम शाह, उनके प्रपौत्र, है ना, प्रपौत्र मतलब एक्चुअली निजाम शाह इनके परदादा हुए। सुमेर सिंह इनके पिता का नाम था। 1783 में इनका जन्म हुआ था। क्लार्क, अंग्रेज अधिकारी कौन था इनके काल में जो परेशान करता था, उसका नाम था क्लार्क, ये याद रखना है। इनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह, याद रखना है। किस क्षेत्र पर इन्होंने विद्रोह किया था, गढ़मंडला, इसी को ही हम जबलपुर या महाकौशल के आसपास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये इनका क्षेत्र था, यह याद रखना है। कैप्टन क्लार्क ने इनको धोखे से पकड़ लिया और 18 सितंबर 1857 को तोप के मुख पर रखकर उड़ा दिया, पिता और पुत्र दोनों को। तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें थी जो आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। ये है दोनों की जोड़ी, ये है आपके शहीद शंकर शाह और ये है इनके पुत्र अमर शहीद वीर रघुनाथ शाह। अगले व्यक्तित्व की बात करें तो विरसा गोंड, थोड़ा थोड़ा कम अब जानकारी होती जाएगी। विरसा गोंड एक आपके बिरसा मुंडा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विरसा मुंडा झारखंड वाले हैं, ये कहाँ के हैं, एमपी वाले हैं। एमपी में कहाँ, बैतूल वाले हैं। तो बिरसा गोंड आप ध्यान रखिए। अब ये किस घटना से संबंधित है और कहाँ के, दो बात इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको मैंने अभी ही बता दी कि बैतूल में है, बैतूल के हैं। दूसरी बात, किस में योगदान लिया, किस घटना में, तो 1857 की क्रांति में। सबको नहीं ठोक देना है, 1857 की क्रांति संबंधित नहीं है ये संबंधित है आपके 1942 के जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, पूरे देश में ही गांधी जी ने जो अलख जगाई थी, 9 अगस्त 1942 से आंदोलन शुरू हुआ, ग्वालियर टैंक मुंबई से, पूरे देश में ही क्रांति फैल गई और करो या मरो, सबको मारना था, भगाना था हमको अंग्रेजों को। तो इन्होंने भी क्या किया, बैतूल में जो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र था, उसकी सहपुर एक तहसील है, उस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर कुछ अपने साथियों के साथ पटरियां वटरियां उखाड़ना शुरू कर दी, इनकी संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अंग्रेज आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, गोलियां चलाते हैं और बिना चेतावनी दिए जब गोली चलाई गई तो गोली इनको लग गई और ये शहादत को प्राप्त हुए। तो ये विरसा गोंड कहाँ के थे, ये थे आपके बैतूल के। पहली बात ये नोट करना है। और किसमें शामिल हुए, किस आंदोलन में थे, तो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, राइट। तो ये बात थी विरसा गोंड की। आइए आगे बढ़ते हैं। गंजन सिंह कोरकू, तो इनके बारे में कहीं ना कहीं आपको सब याद होगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे पढ़ाया था, तो स्वतंत्रता आंदोलन का जब हम पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को एक प्रथम चरण में और दूसरे चरण में बांटा था। तो ये सब कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति और द्वितीय चरण से संबंधित व्यक्तित्व हैं। कौन है आपके गंजन सिंह कोरकू, तो द्वितीय चरण जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा था जंगल सत्याग्रह। 1930 में नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने और उसी के समर्थन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सत्याग्रह हो रहे थे। हमारे यहाँ नमक बन नहीं रहा था तो यहाँ पर हम जंगल काट रहे थे, तो उसको हमने नाम दिया जंगल सत्याग्रह, क्योंकि जंगल राजकीय हो चुके थे, सरकारी हो चुके थे। आपको ये बात पता होना चाहिए। वन अधिनियम आया था 1927 में, उसके तहत। तो गंजन सिंह कोरकू साहब बैतूल के थे, पहली बात यह याद रखें। और इन्होंने क्या किया था, घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, आपको यह याद रखना है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी उसको कहते हैं अपन, 1930 में घटित हुआ था। और गंजन सिंह कोरकू, ये बात ध्यान रखना है, उसमें मारे नहीं गए, भाग गए थे। अंग्रेज जब आए यहाँ पर, कानून तोड़ा उन्होंने, अंग्रेज जब तक आए तो क्या किया, ये भाग गए यहाँ से। और बाद में इनकी मृत्यु होती, जब हम आजाद हो जाते हैं, मध्य प्रदेश का गठन भी हो जाता है, 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती। तो बस दो बातें, गंजन सिंह कोरकू किस घटना से जुड़े हैं, तो जंगल सत्याग्रह, और उसके अलावा किस क्षेत्र के थे, तो बैतूल के थे। दो फैक्ट इनको याद रखना है। बात करें हम अगले व्यक्तित्व की, किशोर सिंह लोधी। किशोर सिंह लोधी, बस वही सेम तरीके के तथ्य याद रखना है। 1857 की क्रांति से संबंधित ये व्यक्ति हैं।
हिंडोरिया नामक जगह पर, जो कि दमोह में है, यहां से इन्होंने इसका नेतृत्व किया। ठीक, आगे की इनकी जानकारी कि हिंडोरिया से निकलकर दमोह पर कब्जा किया था, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए इनाम रखा, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए, भाग गए थे। उसके बाद ये कहां गए, इनकी मृत्यु की क्या जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है। राइट, तो इतना आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। तो ये कुछ हमारे, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं जनजातीय व्यक्तित्व से रिलेटेड हैं और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हैं। अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वह होंगे आपके कौन से, राजनैतिक व्यक्तित्व, जो कि कहीं ना कहीं जनजातीय वर्ग से ही आते हैं। तो बी आर अम्बेडकर साहब से शुरू करें, क्योंकि बहुत ज्यादा तथ्य आपको इनके संबंध में याद रखने होंगे। ये न केवल आपके प्रदेश स्तर के बल्कि देश या के विश्व स्तर के एक बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं, तो इनको पढ़ना आपके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से जरूरी है। टू द पॉइंट बहुत सारे फैक्ट्स मैंने दे रखे हैं आपको, कम से कम यहाँ 25 तथ्य आपको मिलने वाले हैं बी आर अम्बेडकर से। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। जन्म इनका क्या है, तो 14 अप्रैल 1891, ये डेट सहित आपको याद रखनी है। बी आर अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आए तो 14 अप्रैल आपको याद रखना है। इनका जन्म स्थान क्या है, तो महू, इंदौर में एक तहसील है, वहां पर आपका इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की डेट भी याद रखनी है, 6 दिसंबर 1956, 1956 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ज्यादा लंबा काल नहीं रहा इनका। महापरिनिर्वाण दिवस इस दिन मनाते हैं जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो कि बी आर अम्बेडकर को, जैसे कि भीम वगैरह जो अपना अलग अलग संगठन बना के रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनके बारे में ऐसा महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। बौद्ध हो गए थे अंतिम समय में, इसलिए ये नाम इन लोगों ने दे रखा है महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक, ज्यादा पॉपुलर नहीं, फिर भी क्या पता क्वेश्चन आ जाए। मृत्यु स्थल, तो मृत्यु कहां हुई थी इनकी, दिल्ली में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, मृत्यु तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इनको जो समाधि बनाने के स्थान दिया गया वो कहां दिया गया है, मुंबई में। और उस भूमि को क्या नाम दिया गया है, उस जगह को जहां पर इनकी समाधि है वो है चैत्य भूमि। ये ध्यान रहेगा आपको। बहुत सारे बड़े बड़े वीर हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, ऐसे बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व जो है, उनकी समाधि स्थल को क्या है, आपसे प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए कि चैत्य भूमि किससे संबंधित है, बी आर अम्बेडकर से। इजिली याद भी हो जाएगा। बौद्धों में 3 शब्द थोड़ा सा कॉमन है, एक है स्तूप, एक है चैत्य और एक है विहार। तो आपका जो ये 3 शब्दों में एक चैत्य आ रहा है, वैसे नॉर्मली तो वो पूजा स्थल होते हैं, चैत्य आपको पता होना चाहिए। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है और जो विहार है वो निवास का या आवास का प्रतीक है ना। तो यहाँ पर चैत्य भूमि आपको कनेक्ट कर लेना है बौद्ध से, या के क्योंकि अंतिम समय में बी आर अम्बेडकर बौद्ध हो गए थे। इनकी जाति भी याद रखनी है, किस जाति के थे, तो महार जाति से ये संबंधित थे, यह आपको याद रखना है। ठीक, बाबा साहेब को देश के एक महान कानूनविद, तो एक तो कानूनविद थे पहली बात, दूसरी बात राजनेता थे, है ना, इसके बाद अर्थशास्त्री थे और समाज सुधारक थे। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी उपलब्धियां थी। ऐसा ही नहीं कहा गया है क्योंकि इन सभी फील्ड्स में इन्होंने डिग्रियां हासिल की थी। कानूनविद भी थे, इन्होंने कानून यानी कि लॉ की डिग्रियां प्राप्त की, पीएचडी भी कईयों में की। राजनीति शास्त्र में इन्होंने क्या किया, डिग्रियां प्राप्त की। अर्थशास्त्र में इन्होंने डिग्रियां प्राप्त की। और समाज सुधारक, तो वो दलितों के उत्थान के संबंध में बात करते थे, इसलिए समाज सुधारक तो नॉर्मल भी कहे जा सकते हैं, डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी इसके लिए। बाबा साहेब के नाम से सामान्यतः जाने जाते हैं, बी आर अम्बेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम, शॉर्ट में इनको हम क्या कह देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर या बाबा साहब बस। तो ये कुछ तथ्य थे अभी यहाँ तक। अभी तथ्यों की जो संख्या है वो समाप्त नहीं हुई है, अभी बहुत सारे तथ्य बाकी हैं। आइए योगदान देखते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर साहब का। दलितों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने एक अखबार निकाला था, उसका नाम क्या था आपसे पूछा जा सकता है, मूक नायक। तो इसमें किस संबंध में लेख लिखे जाएंगे, इसमें आपके दलितों के उत्थान के संबंध में कि कहाँ क्या परेशानियां हैं, है ना, कहाँ कैसा हो रहा है, यही सब बातें लिखी जाती थी ये मूक नायक में। तो ये ध्यान रखना है, मूक नायक किससे संबंधित है, बी आर अम्बेडकर से। 1924 ईस्वी में इन्होंने बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है एक्चुअली, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो आपको बनना चाहिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनी, 1924 में, पहले याद रखना। कहां बनी, बॉम्बे में। किसने बनाया, बी आर अम्बेडकर साहब ने। देन 1927 में महाद आंदोलन से जुड़े। महाद आंदोलन किसके लिए आंदोलन था, एक पानी के लिए आंदोलन था। ये तो एक बार ऐसा प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से
पानी के लिए कौन सा आंदोलन था? महाद आंदोलन था। देन बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। तो 1924 के बाद 1927 देख लिया। देन 1936 में चले तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की इन्होंने। देन गोलमेज सम्मेलन 1930s के आसपास हुए, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन हुए 3 और तीनों के तीनों में इन्होंने भागीदारी निभाई। ये सब ब्रिटेन में हो रहे थे। अलग अलग जो भारत में पार्टियां थी वो उनके प्रतिनिधि जा रहे थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि जा रहे थे या अन्य जो पार्टियां थी अपने आप को मतलब समझती थी कि हम देश के हित की बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजों से चर्चा करने के लिए जा रहे थे, है ना। तो इसमें आपके बी आर अम्बेडकर साहब ने तीनों में ही भाग लिया। हालांकि कई पार्टियों ने पहले में लिया, फिर दूसरे में नहीं लिया, तीसरे में लिया, इस तरह से हो रहा था, लेकिन इन्होंने तीनों में भाग लिया। संविधान सभा के सदस्य बने और 29 अगस्त 1947 संविधान सभा के सदस्य तो बने ही, और 29 अगस्त 1947 में जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष बने थे ये, राइट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो संविधान का ढांचा तैयार करने वाली एक समिति बनाई गई, उसकी डेट है 29 अगस्त 1947। तो इसके जो अध्यक्ष बने, 7 सदस्यीय वो समिति थी, उसके अध्यक्ष आपके बी आर अम्बेडकर ही थे। इसीलिए आप उनको क्या कहते हैं, जो आपके कानून निर्माता कह देते हैं, या कि संविधान के निर्माता के रूप में आप उनको जानते हैं कि संविधान इन्होंने ही बनाया। आप ऐसा शब्द यूज करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो ड्राफ्ट था आपके संविधान का कि कहां पर क्या चीजें रखी जाएंगी, क्या कैसे होगा, वो सारा काम किसने किया है? आपके बी आर अम्बेडकर साहब ने किया है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, पूछे जाते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री, जब हम आजाद हो गए तो अलग अलग मंत्रालय जैसे आज हैं वैसे उस टाइम पर भी थे। अंतरिम सरकार बनी तब भी कानून मंत्री, और जब अंतिम सरकार बन गई तब भी ये कानून मंत्री बने। 1947 से 1951 तक, राइट। 1947 में हमें आजादी मिली थी। पहले अंतरिम सरकार थी, अंतरिम का मतलब जो अंतिम नहीं, है ना। और फिर बाद में अंतिम सरकार बनी। अंतिम का मतलब लास्ट वाली नहीं, प्रॉपर एक स्टेब्लिश सरकार के अंग्रेज यहां से चले गए, अब हम ही सिर्फ सत्ता संभालेंगे, वो वाली सरकार। 1952 से 1956 तक राज्यसभा के सांसद रहे। तो 1952 तक ये पदों पर रहे, फिर सांसद के रूप में रहे, और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है 6 दिसंबर 1956 को। तो ये कुछ बातें थी और जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ईयर वाइज मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है कि 1924 पहली घटना, है ना, फिर दूसरी 27, 36, गोलमेज सम्मेलन 30, फिर 1947 में आ गए, 47 से 51 में आ गए, फिर राज्यसभा 52 से 56 में आ गए। तो इस तरह से आपको याद करना है बी आर अम्बेडकर साहब को। देन बात करें इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो इन्होंने लिखा है हु वर शूद्रास, कौन है शूद्र? अनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत होता है, इसका मतलब बाकी सब सिंपल है, यही कुछ आपको उटपटांग लग सकता है, इसलिए मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है कि जातियों का अंत कैसे लिखा है आपके बी आर अम्बेडकर साहब। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म पर दर्शन जो लिखा इन्होंने, वो भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। द अनटचेबल्स, ऐसी कुछ पुस्तकें जो कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि दलितों के संबंध में ही ये चर्चा की गई है ना। तो इनको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। और इसके अलावा बी आर अम्बेडकर साहब की जीवनी पहले पढ़ें, फिर उसके बाद उनके द्वारा कही गई बातें पढ़ें, है ना। अन्य विशेष बातें हैं तो इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो ये संज्ञा थोड़ा सा विवाद का विषय है कि आधुनिक मनु की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, जो कि मनु के खिलाफ ही थे, है ना। जो व्यक्ति मनु के खिलाफ रहा आजीवन, उस व्यक्ति को हम मनु की ही संज्ञा दे रहे हैं। हमारा समाज ऐसा है। तो मनु स्मृति इन्होंने जलाई थी। मनु स्मृति में ही तो कुछ बातें लिखी हैं, जो ये वर्ण विभाजन की व्यवस्था है ना, वो सब बातें कहाँ से मिलती हैं? मनु स्मृति से। तो इनको वो पसंद नहीं थी बात, और उन्होंने मनु स्मृति को जलाने का काम किया था। भारत के संविधान के पिता कहा जाता है इनको। तो संविधान बनाया इन्होंने, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए आप इनको भारत के संविधान का पिता कहते हैं। मरणोपरांत 1990 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। डेट याद रखना, ऐसी डेट पूछ लेता है पीएससी के भारत रत्न कब मिला इनको, तो बहुत पहले के लोगों को पूछ लेता है जो कम महत्वपूर्ण है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका पूछा ही जा सकता है। 1990 में 32 में गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। ये कुछ बातें पीछे लिखना था मुझे, लेकिन छूट गई थी, जगह भी नहीं थी, तो यहाँ पर ऐड कर दिया है ना, याद रखना है इतना। तो 1932 में आपके गोलमेज सम्मेलन के बाद की जो घटना आप देखेंगे वो है कौन सी? आपकी पूना समझौता। यहाँ पर 36 के पहले महाद आंदोलन के बाद इस बात को यहाँ ऐड आप कर सकते हैं। 27 के बाद, या कि गोलमेज तो ऊपर आ जाएगा 36 के पहले, है ना, क्योंकि ये 1930 घटना है। आप क्रम से सजा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सजाएं ही।
1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता किया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ये पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक। तो कुछ पॉलिटी की बातें थी और कुछ हिस्ट्री की बातें थी, दोनों को मिला जुलाकर जो भी तथ्य आते हैं आपसे वो मैंने सबके सब यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब आपके पॉलिटी से प्रश्न आएंगे, चाहे बी आर अम्बेडकर के साहब के बारे में। जैसे क्या था पॉलिटी का प्रश्न, जैसे ये है पॉलिटी का प्रश्न कि 1930 अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है बी आर अम्बेडकर साहब ने। ये हिस्ट्री का प्रश्न है आपका पूना समझौता, ये आप जीके इसको कह सकते हैं, ठीक। तो कुछ पॉलिटी कुछ हिस्ट्री मिलाकर इस तरह से बहुत सारे तथ्य हमको मिले बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में, नोट कर लेना है और रट्टा मार लेना है। अगले व्यक्तित्व है हमारे राजा नरेश चंद्र सिंह। तो ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो ये आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, यानी मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ के थे, तो मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमाओं में नहीं है इनका निवास या जन्म। ये तत्कालीन मध्य प्रदेश जब हमसे छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तब ये मुख्यमंत्री बने थे। सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ में एक रियासत है, वहां के ये राजा थे। 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें इन्होंने क्या की, विजय प्राप्त की और कैबिनेट मंत्री बने। तो राजा थे ही तो कहीं ना कहीं बड़े पद मिल जाते हैं, तो कैबिनेट मंत्री बन गए। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कभी पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा आपसे, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो राजा नरेश चंद्र सिंह ही थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो मुख्यमंत्री थे, पहली बात ये याद रखना, और उनसे जुड़ी हुई एक बात कि ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। कब ये मुख्यमंत्री बने थे, तो चौथी विधानसभा में 1967 से 72 के बीच की विधानसभा जो थी वो चौथी विधानसभा थी, राइट। ये पूरे काल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो नीचे लिखा हुआ देखो कि इनका जो कार्यकाल था इस चौथी विधानसभा में, चौथी विधानसभा मतलब 1967 में चुनाव हुए, 1972 तक वो विधानसभा चली, और उसमें जो 13 से 25 मार्च के बीच का काल था, इस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे मात्र 13 दिन के लिए, वो आपके कौन बने थे, राजा नरेश चंद्र सिंह। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो वो आपके राजा नरेश चंद्र सिंह ही हैं। हालांकि यही नॉर्मल प्रश्न है, सामान्य रूप से आएगा तो यही माना जाता है। यदि आपको उसमें अर्जुन सिंह का नाम मिल जाए तो फिर आपको अर्जुन सिंह लगा देना है, या कि प्रश्न को पढ़ना है, विकल्पों को पढ़ना है, जैसे आपके विकल्प और क्वेश्चन हो उस हिसाब से आपको उत्तर लगाना है। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे आपके अर्जुन सिंह, फिर बताएंगे कि क्या परिस्थितियां थी उनके ऐसे बनने की, पर सामान्य स्थिति ये वाली है, सबसे कम दिन वाला फैक्ट इनसे पूछा जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है। राजनीति व्यापक अनैतिकता के चलते इन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी और राजनीति से भी यहीं से संन्यास ले लिया था। इनकी पुत्री थी पुष्पा देवी, 3 बार लोकसभा सांसद रही हैं, और 12 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य था राजा नरेश चंद्र सिंह के बारे में। 2-3 बातें याद रखना है आपको कि अब मध्य प्रदेश के थे नहीं, ये थे छत्तीसगढ़ के, पहली बात। दूसरी बात कि ये मुख्यमंत्री थे, तीसरी बात कि आदिवासी मुख्यमंत्री थे, चौथी बात सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। चलिए, तो ये बात कुछ थी राजा नरेश चंद्र सिंह के बारे में। अगले व्यक्तित्व हैं हमारी महिला जमुना देवी, इनको बुआ जी कहा जाता था, जमुना देवी। तो जमुना देवी कहाँ से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, धार में है ना। जमुना देवी कहाँ से रिलेटेड, धार की एक तहसील है सरदारपुर, यहाँ से संबंधित है, यह याद रखना। 1929 में इनका जन्म हुआ था। ये सब देखो डेट सिर्फ लिखी जा रही है, इनका जन्म कब क्या कैसा हुआ, जहां भी ऐसा मिले तो आपको याद नहीं रखना है ऐसे लोगों का, ठीक है। जिनका बोला जाए पर्सनली कि इनको याद ही रखना है, मैं बताता भी हूं जो महत्व की चीजें, लेकिन जन्म वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बुआ जी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। किस राजनीतिक व्यक्तित्व को या कि किस आदिवासी व्यक्तित्व को बुआ जी के नाम से जाना जाता है, ऐसा आपसे पूछा जाए प्रश्न तो ध्यान रखना। जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। क्या थी, उप मुख्यमंत्री थी, वो भी प्रथम। मध्य प्रदेश में केवल 5 बार उप मुख्यमंत्री बने। ये एक प्रकार से संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति के तहत उप मुख्यमंत्री का पद जो है तो बना दिया जाता है ना। तो अब बहुत समय से नहीं बना है, लगभग 1990s के बाद से अपने यहाँ पर कोई उप मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ। 1990s के शुरुआत में ही जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब ये उप मुख्यमंत्री बनी थी, इतना आप जरूर कह सकते हैं, राइट। तो जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी, याद रखना है। उप मुख्यमंत्री के नीचे का एक पद है, ठीक है।
प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी। तो ये राजनीतिक तथ्य हैं, इनको जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपस से रिपीट करेंगे, कहीं ना कहीं इनका नाम वहां पर भी आएगा। तो उप मुख्यमंत्रियों की सूची देखेंगे हम नेता प्रतिपक्षों की सूची देखेंगे तो उसमें महिला वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। तो प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी ये थी। नेता प्रतिपक्ष क्या होते हैं, तो एक सदन का नेता चुना जाता है ना, और एक विपक्ष का नेता चुना जाता है। सिंपल सी बात है, सदन का नेता जो चुना जाता है वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, पहली बात तो ये याद रखना है। देन विपक्ष का नेता, विपक्ष की आवाज उठाने के लिए एक नेता को चुन लिया जाता है। संभवतः वो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है ना, सामान्यतः जो सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष में, जिसको सबसे ज्यादा वोट या बहुमत मिला होगा, बहुमत शब्द ना यूज करें, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे या सीटें आई होंगी, उस पार्टी के सदस्य को क्या है, विपक्ष का एक नेता घोषित कर दिया जाता है। वो पार्टी घोषित करती है, कोई सदन में सब कोई नहीं करता। ठीक, के जैसे जैसे मध्य प्रदेश सरकार समझ लो, भाजपा केंद्र में है तो जो विधान का पक्ष का नेता है आप कह दीजिए वो शिवराज सिंह है, और विपक्ष के नेता आपके गोविंद सिंह है, ऐसा आप कहिए, जो कि आपके मुरैना क्षेत्र, ग्वालियर मुरैना साइड क्षेत्र से आते हैं। जमुना देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ सम्मान है, छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं, याद कर लेना। जमुना देवी की मृत्यु 2010 में हो गई। तो ये काम के तथ्य थे जमुना देवी के संबंध में, जनजातीय व्यक्तित्व के लिए। ये थी आपकी जमुना देवी, 2010 में मृत्यु हो गई है। इनके नाम पर एक वो बनाया जा रहा है, आप कह सकते हैं उसको तितली पार्क, राइट। तो मध्य प्रदेश का एक तीसरा तितली पार्क बनाया जा रहा है, बन रहा है एक्चुअली मांडू में ही, और उस मांडू में इनके सम्मान में, मतलब उसका जो तितली पार्क का नाम रखा जा रहा है वो किसके नाम पर है, आपके जमुना देवी के नाम पर है। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर सकते हैं। पहला आपके रायसेन में है तितली पार्क, दूसरा आपके राला मंडल इंदौर में, और तीसरा मांडू में बन रहा है। दिलीप सिंह भूरिया अगले राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म कहाँ हुआ था, झाबुआ में हुआ था। कब हुआ था, तो लगभग आप याद कर सकते हैं 1944 में हुआ था। ये 6 बार सांसद रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब राजनीति में हस्ती है, 6 बार सांसदी जीतना मजाक की बात नहीं होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये। 5 बार कांग्रेस से रहे, और 16वीं लोकसभा में ये भाजपा से चुने गए थे, मतलब अंतिम समय में अपने भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, बाकी शुरुआत में ये किससे थे, कांग्रेस से। तो राजनीतिक व्यक्तित्व के संबंध में क्या क्या प्रश्न आते हैं, ऐसा कभी कुछ पूछा जाए तो ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति है तो वो कहाँ का है ना। दूसरी बात, तो किस पार्टी से संबंधित रहा है, कोई मंत्री वगैरह रहे हैं, किसी बड़े पद, बड़े आयोग वगैरह के अध्यक्ष होते हो तो उन सबको याद रख लेना चाहिए। तो याद रखना है, पहले ये कांग्रेस के थे, बाद में ये 16वीं लोकसभा, अभी कौन सी चल रही, तो अभी 17वीं चल रही है, 18वीं के चुनाव नजदीक हैं आपके, है ना। ये 16वीं के थे, मतलब जो 2014 से 2019 तक जो लोकसभा चली उसके ये क्या थे, सांसद थे भाजपा से। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, है ना, राष्ट्रीय स्तर वाला जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है उसके ये अध्यक्ष रहे थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के भी अध्यक्ष रहे। तो ये कुछ बड़े बड़े आपके संघ हैं, संगठन है, इनकी अध्यक्षता करते हैं। तेंदुपत्ता नीति जब बनाने की बात आई थी प्रदेश में तो एक भूरिया कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष ये रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दिलीप सिंह भूरिया के बारे में, और ये बातें क्या व्यक्त करती हैं, तो ये एक कद्दावर नेता थे, यह बात व्यक्त होती है। 2015 में बेचारे क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो इतनी सी बात थी दिलीप सिंह भूरिया के बारे में। इनका कुछ संक्षिप्त बात, तो यहां पर भी वही चीजें लिखी हुई हैं कि नीचे से शुरू करेंगे अपन। तो 2002 से 2003 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 2002 से 2004 तक अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। 2012 से 15 तक मध्य प्रदेश जो बीजेपी है उसके ये उपाध्यक्ष रहे। 2014 में 16वीं लोकसभा छठी अवधि के लिए फिर से चुने गए। बाद में उन्होंने, मतलब संसद की बहुत सारी कमेटियां होती हैं उनके भी सदस्य बने वो, और 2015 में ये इनका निधन हो गया। तो ये इस प्रकार से कुछ बात थी कांतिलाल दिलीप सिंह भूरिया की। अब आते अपन कांतिलाल भूरिया में। कांतिलाल भूरिया की बात करें तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, झाबुआ में। एक बार कांतिलाल भूरिया ने इनको हरा भी दिया था चुनाव में, ठीक, वो टाइम अब पता नहीं मुझको।
पर ऐसा खबरों में मिल जाता है। तो कांतिलाल भूरिया से भी इनकी टक्कर हो गई थी। इनकी जो सांसदी मतलब सांसद सीट है वो रतलाम झाबुआ कहलाती है, तो वहां से ये लोग लड़ते थे और कांतिलाल भूरिया ने इनको एक बार हराया था, फिर वापस से जीत गए थे वो। 1 जून 1950 को इनका जन्म हुआ। वो 6 बार के सांसद थे और ये न कोई बेटा भाई ऐसा कोई संबंध इनका मुझे नहीं समझ में आया है। आप लोगों को लगे तो संबंध इनके समझ लेना, मुझे ऐसे कोई आसपास इनका संबंध नजदीकी संबंध नहीं दिखा, बस इनकी जातियां समान है। कांतिलाल भूरिया वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं। तो अब ये क्या है, विधायक हैं। उसके पूर्व क्या थे, ये 5 बार के सांसद थे, अब हैं विधायक। और ये किससे जुड़े हुए हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी से जुड़े हुए हैं। और जबकि वो पीछे किससे जुड़े हुए थे, अंतिम में बीजेपी से जुड़ गए थे। कांतिलाल भूरिया को भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जनजातीय मामलों का मंत्रालय में मंत्री बनाया गया था। मतलब जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय होता है उसके मंत्री हेड कौन थे, आपके कांतिलाल भूरिया साहब को बनाया गया था। किस लोकसभा में, 15वीं। तो ये 15वीं कौन सी लोकसभा थी, जब आपके मनमोहन सिंह की सरकार थी, दूसरे टर्म को जीत कर आए थे तब की बात है, ठीक। 16वीं में मोदी जी आ गए 2014 में, और 17वीं अभी वर्तमान में चल रही है, 18वीं के चुनाव आना है। तो ये कुछ बात थी कांतिलाल भूरिया जी की। ये कुछ उनकी तस्वीर है, कभी पहचान में आ जाए आपको तो आप इनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं और फेसबुक में अपलोड करके यह कमेंट लिख सकते हैं उसमें कि माननीय कांतिलाल भूरिया जी के साथ बिताए हुए कुछ महत्वपूर्ण पल। वर्तमान जो युवा नेता हैं किसी तरह से छीना झपटी के साथ एक किसी तरह से कैप्चर कर लेते हैं फोटो, और फिर उनका जो टीप लिखा रहता है फेसबुक में वो कुछ ऐसा ही रहता है कि माननीय मंत्री जी के साथ बिताए हुए कुछ महत्वपूर्ण पल। उस 1 सेकंड में धोखे से जबरदस्ती से फोटो खींचने के बाद इतने महत्वपूर्ण पल हो जाते हैं फेसबुक के युवा नेताओं के कि क्या कहें। चलिए, मजाक की बातें थी। फग्गन सिंह कुलस्ते अगले व्यक्ति हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते एक भारतीय राजनेता हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं, ठीक है। कौन से मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, यह ध्यान रखना है। इस्पात का मतलब स्टील होता है, राइट। तो एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, देन होते हैं उप मंत्री। तो उसमें से कैबिनेट एक बड़ा मंत्र, मतलब कैबिनेट मेन होते हैं, कैबिनेट मंत्री का पद थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री। तो ये कैसे हैं, स्टील जो मंत्रालय है उसमें क्या ये राज्य मंत्री हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री भी इनके ऊपर होंगे। भारत सरकार है ना, तो केंद्र सरकार में जो है तो ये क्या है, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है ना, उसके ये सांसद हैं और तभी तो ये वर्तमान में मंत्री हैं। 2019 के चुनावों में मध्य प्रदेश के मंडला से निर्वाचित, इनका निर्वाचन क्षेत्र जरूर आपको याद रखना है, ये मंडला से निर्वाचित हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। तो फग्गन सिंह कुलस्ते वर्तमान में मंत्री जी हैं, इस्पात राज्य मंत्री हैं, ये बात याद रखना है। वर्तमान में है मतलब वर्तमान में 17वीं लोकसभा में ये मंत्री हैं और मंडला से चुनकर आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनका कंस्टिट्यूएंसी जरूर आपको याद रखना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र। ये हैं ऐसे दिखने में आपके। अब आ जाते हैं कुछ, देखो राजनीतिक व्यक्तित्व थे। तरीका मैं सिखाता हूं, मेरी धारणा यही है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, सब कुछ बहुत लेंदी भी हो जाएगा और आप खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे यदि मैं बहुत कुछ पढ़ाने लगूंगा। तो तरीके हैं, आपको कुछ ना कुछ नया जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एफएलटीज देंगे, तो कुछ नए व्यक्तित्व मिल सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सर ने नहीं पढ़ाया, बताओ, आप खुद ऐड कर सकते हैं उनको। मैंने आपको तरीका बता दिया, जनजातीय व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके के बांट लेना है। कुछ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको देख लेना है, कुछ जो वर्तमान में राजनीतिक व्यक्तित्व हैं उनको देख लीजिए, कुछ जो कहीं ना कहीं लोक कलाकार हैं, किसी भी प्रकार के बड़े पदों पर हैं, उनको आप देख सकते हैं। कोई साहित्यकार है या कोई चित्रकार है ना, तो किसी भी तरीके से आप उनको बंटवारा करके आप उनकी सूची बना सकते हैं, ठीक। या कि कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में वो पढ़ ही लिए जाते हैं, कोई परेशानी इसमें होती नहीं। ये आपको दिख रहे होंगे पेमा फाल्या, ये क्या है, ये है आपके लोक कलाकार, ठीक। तो अब हम कहीं से पहले हमने सबसे पहले क्या कंप्लीट किया, कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देन हमने कंप्लीट किया राजनीतिक जनजातीय व्यक्तित्व। अब हम आ रहे हैं जो लोक कलाकार हैं उनकी ओर। तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको आइए देख लेते हैं और भविष्य में मिलते जाएं आपको, तो इसी में ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले शुरुआत पेमा फाल्या से।
किस जनजाति के हैं ये, तो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बना आपका भील जनजाति के हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भूरी बाई किस जनजाति की थी, पिछले बार शायद एमपीपीएससी 2021 या 20 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। तो ये भील जनजाति के हैं, यह याद रखना है। क्या है, चित्रकार है। एक बार ऐसा भी प्रश्न आया था कि ये व्यक्ति क्या है, चित्रकार है। ठीक, तो चित्रकार है। कहां से है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका जन्म भाभरा में, झाबुआ में। चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर है। कहां है, अलीराजपुर में। तो ये जो है अलीराजपुर से है, ये चंद्रशेखर आजाद नगर, जिसका नाम पहले क्या था, भाभरा, जहां चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था, वो वर्तमान में कहां आता है, अलीराजपुर में है। ठीक, तो ये ध्यान रखें आप। पेमा फाल्या भील आदिवासियों की प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। तो एक प्रसिद्ध चित्रकला है पिथौरा चित्रकला, जो कि भीलों से संबंधित है। सामान्यतः वो भित्ति चित्र होता है। क्या होता है, भित्ति चित्र है, दीवारों पर बनाया जाने वाला। लेकिन पेमा फाल्या ने उसके लिए अच्छे काम किए और उसको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो पिथौरा चित्रकला को पिठोरा नाम से भी जाना जाता है। पिथौरा चित्रकला भारत में एकमात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें ध्वनि सुनना, उसे समझना और फिर लेखन से उसका चित्र बनाना होता है। तो ये उसकी एक विशेषता है। पेमा फाल्या को मध्य प्रदेश शासन ने 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया। 2017 में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। 31 मार्च 2020 को पेमा फाल्या का निधन हो गया। तो दो चार बातें थी काम की। एक बात थी कि भील जनजाति के थे, दूसरी बात थी अलीराजपुर के थे, तीसरी बात थी चित्रकार थे, चौथी बात थी चित्रकार काहे के थे, पिथौरा जो चित्रकला है उसके चित्रकार थे। राइट, 2020 में हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पेमा फाल्या के बारे में आपकी बातें थी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये है पेमा फाल्या और एक बढ़िया सी ड्राइंग लिए हुए आपके सामने दिख रहे हैं। अगले व्यक्ति की बात करें तो जनगढ़ सिंह श्याम। पीछे हमने भील जनजाति के एक चित्रकार को देखा, अभी हम गोंड जनजाति के एक प्रसिद्ध चित्रकार को ही देखने वाले हैं। कहाँ के थे ये, तो इनका जन्म डिंडोरी में हुआ था, ये बात याद रखें। 62 में हुआ, इसको याद ना रखें। वह गोंड जनजाति की एक उपजाति होती है प्रधान, है ना, जो पूजा पाठ कराने वाली एक जाति है। मैंने पीछे आपको जनजातियां ही पढ़ाई है। तो प्रधान जनजाति जो कि गोंडों की एक उपजाति है, उससे संबंधित है ये। और ये गोंड चित्रकार हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग करना प्रारंभ किया। तो जो नॉर्मल चित्रकारी होती है वो कागज और कैनवास में ही होती है, तो उसमें ये करने लगे, क्योंकि ज्यादातर जो जनजाति चित्रकारी वगैरह होती है दीवार पर, ऐसे नॉर्मल चीजों पर होती है। तो इन्होंने ही आधुनिकता इसमें लाने का प्रयास किया। इन्होंने जिस शैली का प्रयोग किया उसका नाम जनगढ़ कलाम रखा गया है ना। चित्रों में गोंड देवताओं की प्रमुखता होती है। 1986 में इनको भी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। देहांत इनका 2001 में हो गया था। कहां हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है, जापान में। कहां हुआ था, जापान में। तो निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जो मृत्यु था वो विदेश में हुआ, या कि देश सीधे नाम दे दे जापान में हुआ, तो वो व्यक्ति है जनगढ़ सिंह श्याम। कहीं एक म्यूजियम में ही थे, प्रदर्शनी वगैरह कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं कोई रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की थी। अगली जो व्यक्तित्व है हमारी वह है भूरी बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। पहली बात यह याद रखें, भील जनजाति से संबंधित है और पिथौरा चित्रकला से ही संबंधित है। ठीक, तो चित्रकार है और पिथौरा चित्रकला बनाती हैं। 2021 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। क्या मिला है, 2021 का पद्मश्री सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कई व्यक्तित्व हैं जिनको अब सम्मान थोड़ा मिल रहे हैं। 2021 में भी मिले, 22 में भी मिले और 23 में भी मिले। तो ये 21 में इन्होंने क्या किया था, पद्म पुरस्कार प्राप्त किया। इसी कारण से ये प्रश्न भी एमपीपीएससी ने करंट अफेयर के तौर पर पूछा हुआ था। मध्य प्रदेश शासन ने सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान वही 1986-87, तो इन सब लोगों को लगभग 86-87 में शिखर सम्मान मिल गया था। अहिल्याबाई सम्मान 1998 में भी इनको मिल चुका है। तो ये थी अपनी भूरी बाई, जो कि भील जनजाति से हैं, झाबुआ से हैं और पिथौरा चित्रकला बनाती हैं, यह याद रखना है। अर्जुन सिंह धुर्वे, आइए अब और अपडेट हो जाते हैं, करंट अफेयर से जोड़ रहा हूं मैं आपको। डिंडोरी के हैं ये अर्जुन सिंह धुर्वे और बैगा जनजाति से आते हैं और क्या हैं, लोक नृत्य कलाकार हैं। तो अभी चित्रकार थे, ये क्या है,
लोक नृत्य मतलब गोंड जनजाति के जो नृत्य होते हैं वो ये करते हैं। 2022 में इनको पद्मश्री का सम्मान भी प्रदान किया गया। तो 2022 का पद्मश्री सम्मान इनको मिला है। अभी 23 मिल चुके हैं सम्मान, तो आप इनको देख सकते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, ये है डिंडोरी की ही, गोंड जनजाति से संबंधित हैं और ये चित्रकार हैं। क्या है ये, क्या थे, लोक नृत्य कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे, और दुर्गाबाई व्याम क्या है, चित्रकार हैं, डिंडोरी की हैं और गोंड जनजाति की हैं। आपके चित्र डिगना कला से संबंधित हैं। तो ये डिगना कला क्या है, डिगना कला दीवारों पर या फर्श पर कुछ आकृतियां बनाने को डिगना कला कहते हैं। तो उससे संबंधित क्या है, आकृतियों का मतलब चित्र बनाने से, ये दुर्गाबाई व्याम संबंधित हैं। तो डिंडोरी की हैं, गोंड जनजाति से हैं, चित्रकार हैं और डिगना कला इनकी एक इंपॉर्टेंट कला है, वो याद रखना है आपको। इनको भी क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। बात करें जोधैया बाई की, उमरिया जिले से रिलेटेड है ये। देखो बैगा और गोंड आपने जनजाति पीछे मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, यदि देखे हैं तो इनका एरिया याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी आपको, क्योंकि गोंड और बैगा रहते हैं कहां पर, आपके दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में केंद्रित हैं थोड़ा सा। भील से संबंधित जो व्यक्ति मिलेगा वो कहीं ना कहीं झाबुआ या केलीराजपुर का होगा, इतना याद रख सकते हैं आप। बैगा जनजाति के हैं ये और चित्रकार हैं, ये बात याद रखना है। और बैगा चित्रकारी के लिए 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है और 2023 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो ये करंट की बातें थी, इनको भी मैंने जोड़ दिया है, आपको भी जोड़कर ही याद करना है। और कोई व्यक्तित्व जिनके बारे में आप जानते हो, शायद मुझे ना पता हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके आगे अपनी नोट्स पर जो आप बना रहे होंगे ऐड उसमें कर सकते हैं। ठीक, तो आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है कि मैं यही कहूं कि बस इतना ही याद रखना, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। ठीक, तो ये बात थी प्यारे बच्चों जनजातीय व्यक्तित्व की, इन्हें ढंग से पढ़ लेना है। अभी ज्यादा एग्जाम्स हुए नहीं कि हम बहुत विश्लेषण करके बता सकें कि कितने टाइप के प्रश्न हैं, पर जो कॉमन क्वेश्चन अभी तक आए हैं 1-2 साल में, और जो अपने अनुभव के साथ जो 5-7 वर्ष से पढ़ा रहे हैं हम, उसके अनुभव के साथ आपको जो बता पा रहे हैं वही है। ठीक, तो अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिए, सेलेक्ट होकर मिलिए, है ना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।